टारगेट विथ आलोक में आपका स्वागत है बच्चों। अभी पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा किस प्रकार से कोयले को उपयोग में ला करके हम विद्युत ऊर्जा उत्पादन कर रहे हैं, साथ ही साथ कोयले के और भी उपयोग देखे। हमने ये भी देखा कि कोयले के उपयोग से कौन कौन से इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं जिसको टैकल करने के लिए भारत सरकार ने इनोवेटिव स्टेप्स लिए हैं। बच्चों, उस श्रृंखला की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है? वास्तव में देखा जाए ये फॉसिल फ्यूल का ही भाग है बच्चों, जो लिक्विड अवस्था में होता है। फॉसिल फ्यूल का लिक्विड अवस्था वाला जो भाग है वो पेट्रोलियम है, और पेट्रोलियम को हम नेचुरल गैस के साथ पढ़ते हैं। नेचुरल गैस। चलिए आइए देखते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस वास्तव में है क्या। इसको जानने से पहले थोड़ी सी जानकारी केमिस्ट्री की होनी चाहिए, रसायन शास्त्र का होना चाहिए। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हाइड्रोकार्बन के चेन होते हैं, हाइड्रोकार्बन की लड़ियां होती हैं जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के कंपोजिशन को बनाती हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? पहले कार्बन क्या है ये जानिए। कार्बन हमारे ग्रुप 4 में पाया जाता है। इसकी संयोजकता 4 होती है। संयोजकता अगर आपको परेशान कर रही हो तो आप ये समझ लें कि इस कार्बन के 4 हाथ होते हैं, और ये चारों हाथ से किसी न किसी एटम को पकड़ सकता है। तो अगर इस 4 हाथ में एक एक हाइड्रोजन पकड़ा दिया जाए बच्चों, तो ये कार्बन जो है क्या बनाएगा? ये बना देता है मेथेन, CH4 मेथेन। इसको मार्श गैस भी कहते हैं। और ये नेचुरल गैस का 85% होता है बच्चों। 85% ऑफ नेचुरल गैस कब बना ये मेथेन? जब कार्बन के चारों वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड हुई। अच्छा, जरा आगे चलते हैं। मेरा मन कर रहा है इस कार्बन से एक कार्बन और जोड़ लेते हैं। तो अब इसके 3 हाथ बचे और इसके भी 3 हाथ बचे। एक हाथ से तो इसने कार्बन को पकड़ रखा है। तो अब इसके पास कितने हाथ बचे बच्चों? अब इसके पास, इसको कुछ इस तरह बना लें, एक कार्बन इसका हाथ और एक इस कार्बन का हाथ, ये दोनों मिला के एक बॉन्ड बना लिया। सिंगल बॉन्ड है ये, याद रखिएगा, डबल बॉन्ड नहीं है। 2 कार्बन जुड़ गए और 3 और भी हाथ इसके हैं, 3 और वैलेंसी हैं जिसको हमें हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करना है। एक एक हाइड्रोजन रख देते हैं। तो अब क्या बना गया? C2H6। इसको कहते हैं एथेन। एथेन। मेरा मन किया एक और कार्बन जोड़ने का। एक कार्बन जुड़ा था अगले कार्बन से, फिर एक और कार्बन जोड़ लिया। अब इसके पास 3 हाथ बचे। इसका एक हाथ इधर लगा, एक इधर, तो इसके पास 2 ही बचे और इसके पास 3 है। तो ये तीसरा कार्बन जब जुड़ा, ये चेन बनती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसके साथ मैंने हाइड्रोजन लगा दिए। कितने हाइड्रोजन हैं जरा गिन के कोई बताए? 8 हाइड्रोजन है, यानी C3H8। ये है प्रोपेन, इसको कहते हैं प्रोपेन।
मीथेन, एथेन, प्रोपेन। मेरा मन किया एक और हाइड्रोजन, एक और कार्बन जोड़ा जाए। आइए जोड़ते हैं। 4 कार्बन जुड़ गए। इसके 3 हाथ, इसके 2, इसके 2 और इसके 3। हर जगह आपने हाइड्रोजन लिख दिया। C4H C4H10, इसको कहते हैं ब्यूटेन। दिस इज कॉल्ड एज ब्यूटेन। और जब ऐसे ही श्रृंखला बढ़ती चली जाती है, इसी श्रृंखला को कहते हैं हाइड्रोकार्बन चेन। अब यहां क्या है बच्चों, ब्यूटेन के बाद आएगा C5, इसका नाम होता है पेंटेन। उसके बाद C6, इसका नाम होता है हेक्सेन। और ये प्रक्रिया चलती रहती है C18 तक और C18 से भी आगे। अब यहां जो आपको समझने की बात है, पहली तो बात एक समझ में आ गई होगी कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। हाइड्रोकार्बन चेन क्या होते हैं, उनका नामकरण जो किया गया है वो आपको यहां तक पता है, इससे ज्यादा याद करने की भी जरूरत नहीं है। और आपको जो अब बात बताने जा रहा हूं वो ये है बच्चों कि C5 तक, C5 तक यानी कि यहां तक गैसियस फॉर्म में होते हैं, और उसके बाद C19 तक लिक्विड फॉर्म में होते हैं। कौन? हाइड्रोकार्बन। और C19 से आगे ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। हाइड्रोकार्बन, इनकी प्रकृति C5 तक दे आर इन गैसियस फॉर्म, उनकी गैसीय अवस्था में होते हैं। C19 तक लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और C19 ऑनवर्ड्स यानी C20, C21, C22, C40, C30, these all are exist in solid form। तो ये होते हैं हाइड्रोकार्बन। और जब आप क्रूड ऑयल निकालते हो तो क्रूड ऑयल लिक्विड स्टेज में होता है अप टू C19, और लिक्विड स्टेज में सारे क्रूड ऑयल मिक्स होते हैं। पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, गैसोलिन, एस्फाल्ट, पेट्रोलियम जेली, सब एक साथ मिक्स होकर के क्रूड ऑयल के रूप में निकलता है कच्चा तेल। तो आगे चलते हैं, देखें कच्चा तेल क्या होता है। क्रूड ऑयल, इसमें होता है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, गैसोलिन, पेट्रोलियम जेली, एस्फाल्ट। बच्चों ये सारे मिक्स फॉर्म में पाए जाते हैं। किसमें? क्रूड ऑयल में। और सारे यूज किए जाते हैं। और आपको ये भी पता है कि ये अलग अलग मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि डीजल इंजन में पेट्रोल डाल दो या पेट्रोल इंजन में डीजल डाल दो तो वो चलेगा, बहुत मुश्किल में फंस जाओगे, कभी करना मत। इसका मतलब ये क्रूड ऑयल से अलग अलग निकाले जाते होंगे। क्रूड ऑयल से अलग अलग निकाले जाते होंगे। इनके निकालने की जो विधि है
वो क्या हो सकती है, जरा सोच के आप लोग स्वयं से सोचें, क्योंकि विज्ञान में खुद से भी सोचना बड़ा जरूरी होता है। कैसे ये मिक्सचर अलग होता होगा? कुछ ऐसा होता होगा जिससे ये मिक्सचर अलग होता है। तो अगला ये हम पढ़ रहे हैं कच्चा तेल। कैसे ये मिक्सचर अलग होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखें। अगले पेज पे चलना होगा उसके लिए। ये पूरा का पूरा क्रूड ऑयल हमें अलग करना है। हमें कुछ भी नहीं पता, हम उसे गर्म कर देते हैं लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड। जरा देखिएगा क्या व्यवस्था बनाई गई रहती है। यहां हम गर्म करते हैं बड़ी बड़ी भट्टियों में, और कितना गर्म करते हैं? अप टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तापमान पे जब हम गर्म करते हैं तो इसमें क्रूड ऑयल है, यहां से क्रूड ऑयल डाल दिया जाता है, कच्चा तेल, और उसे गर्म किया जाता है। कच्चा तेल डालने के बाद, गर्म करने के बाद इसे एक बड़े से स्तंभ में प्रवाहित किया जाता है। प्रवाहित कुछ इस तरह से करते हैं चित्र बनाने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है। पूरी तरह से चला गया। मैं फिर से बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये चैम्बर्स बने हुए हैं बीच में, जिससे गैस ऊपर जा सकती है, और यहां का तापमान 370 डिग्री सेंटीग्रेड होता, 400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहां 400 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां 370 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है बच्चों? और ये तापमान का घटता हुआ कॉलम होता है। आगे है 300 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 200 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे जैसे ऊपर आप जाएंगे तापमान घटता हुआ होता है। अब होता क्या है कि जो द्रव 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जो गैस 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे द्रवित हो जाएगी, वो यहां से निकल जाएगी। यहां पे 500 डिग्री सेंटीग्रेड का द्रव आया, यहां 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, और ये जब 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे गैस से लिक्विड में बदलेगी, कूल होके, ठंडी होके, तो यहां से ये लिक्विड निकल जाएगा। और सबसे नीचे आपको जान के आश्चर्य होगा कि पेट्रोलियम जेली और एस्फाल्ट निकलता है। पेट्रोलियम जेली और एस्फाल्ट, वही चारकोल जो सड़क बनाने में काम में लाया जाता है। 370 डिग्री के आसपास 370 डिग्री के आसपास डीजल निकलता है, और 300 डिग्री के आसपास केरोसिन निकलता है, और 200 के आसपास या 200-150
ये याद रखने की जरूरत नहीं है, यहां पे पेट्रोल निकलता है। केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, यानी कि उनके गैस से द्रव में जिस तापमान पे वो बदलते हैं वहां पे हमने चैम्बर बना लिए और वहां से हमने उनको पृथक कर लिया। इस पूरी प्रक्रिया को हम प्रभाजी आसवन कहते हैं। प्रभाजी आसवन, इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो आपको प्रश्न अगर आता है कि किस विधि से क्रूड ऑयल को पृथक किया जाता है, तो उसका उत्तर है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन विधि से। तो इस तरह से हम देखते हैं कि क्रूड ऑयल एक मिक्सचर के रूप में हमें मिलता है, लेकिन उसे प्रभाजी आसवन विधि से पृथक करके हम विभिन्न प्रकार के ईंधन के रूप में प्राप्त कर लेते हैं, जैसे कि डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, उसके ऊपर गैसोलीन। इस तरह से प्योर डीजल हमें मिलता है या प्योर ईंधन हमें मिलता है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं ईंधन से संबंधित कुछ टर्म, जैसे कि नॉकिंग। नॉकिंग, नॉकिंग क्या है बच्चों? जब आपने देखा होगा, जब आप बाइक स्टार्ट करते हैं तो अगर साइलेंसर ना लगा हो तो उसके पिस्टन में ईंधन जलता है और उस जलने की प्रक्रिया में एक मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होती है, मेटेलिक साउंड। इसे ही नॉकिंग कहा जाता है। इसे नॉकिंग कहते हैं। अगर कोई ईंधन ज्यादा नॉकिंग, हिंदी में भी नॉकिंग ही कहते हैं, ज्यादा नॉकिंग करता है तो उसे अच्छा नहीं माना जाता। नॉकिंग कम करे इसलिए ईंधन में एंटी नॉकिंग एजेंट्स डाले जाते हैं। एंटी नॉकिंग एजेंट्स, एंटी नॉकिंग एजेंट्स जैसे कि टेट्रा एथिल लेड, बेंजीन, टॉलुइन, जाइलीन, जैसे कि टेट्रा एथिल लेड, बेंजीन, टॉलुइन एंड जाइलीन। इनका मिक्सचर होता है, शॉर्ट में इन्हें कहते हैं BTX। ये याद रखिएगा, आप नोट भी करते चलिए। जो कुछ भी मैं बोर्ड पे लिखूं वो आप नोट करते चलिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। दिस इज कॉल्ड एज BTX, बेंजीन, टॉलुइन, जाइलीन, BTX, या फिर एथिल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। ये सारे जो एजेंट हैं बच्चों, इन्हें कहते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट, जो ईंधन में ऐड किए जाते हैं जिससे नॉकिंग कम हो सके। नॉकिंग कम होगी, आवाज कम होगी और उस ईंधन को अच्छा ईंधन माना जाएगा। दैट विल बी अ गुड फ्यूल अगर उसमें एंटी नॉकिंग एजेंट डाला जाता है। लेकिन क्या होता है बच्चे, लेड डालने से ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में लेड निकल के आता था और इस शीशे के कारण बहुत सारी समस्याएं देखने को मिली। इसलिए अब ये डालना बंद हो गया है और आपको मिलता है सीसा रहित पेट्रोल। सीसा रहित पेट्रोल। सीसा रहित पेट्रोल। तो लिख लीजिए, नॉकिंग
जब इंजन में ईंधन जलता है तो एक धात्विक आवाज उत्पन्न होती है जिसे नॉकिंग कहते हैं। नॉकिंग को दूर करने के लिए एंटी नॉकिंग एजेंट डाला जाता है। नॉकिंग दूर करने के लिए एंटी नॉकिंग एजेंट डाला जाता है जो कि इस प्रकार है। पहला टेट्राएथिल लेड, BTX बेंजीन टालुइन जाइलीन तथा एथिल एल्कोहल ठीक है बच्चों। तो ये है एंटी नॉकिंग एजेंट जो पेट्रोल में डाला जाता है ताकि उसकी नॉकिंग कम की जा सके। बच्चों, हमने देखा कि किस तरह से नॉकिंग को दूर करने के लिए एंटी नॉकिंग एजेंट पेट्रोल में डाले जाते हैं ताकि नॉकिंग कम से कम हो और पेट्रोल की इफिशियंसी बढ़े। तो ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आपको आने चाहिए, तो एक नोट के फॉर्म में हम लोग लिख लेंगे। तो चलिए लिखते हैं पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम, अभी आपने देखा प्रभाजी आसवन के थ्रू हमने पेट्रोलियम को पृथक किया है, जिसमें गैसोलीन भी है, पेट्रोल भी है, डीजल भी है, केरोसिन भी है, एस्फाल्ट भी है, पेट्रोलियम जेली भी है। और पेट्रोलियम क्रूड ऑयल के रूप में, कच्चे तेल के रूप में ड्रिल किया जाता है, जमीन के अंदर से बाहर निकाला जाता है। तो इसे लिख लें कि कच्चा तेल जब भूमि से बाहर निकाला जाता है तो ये काले द्रव के रूप में होता है, काले द्रव के रूप में होता है, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण होता है। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण होता है जिसमें गैसोलीन, पेट्रोल, कॉमा करते हुए, गैसोलीन, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम जेली, केरोसिन मिले होते हैं। अगला पॉइंट, पेट्रोलियम को पृथक करने के लिए, पेट्रोलियम को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन ब्रैकेट में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का सहारा लिया जाता है। इस विधि में कच्चे तेल को 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। सारा कच्चा तेल गैस में परिवर्तित हो जाता है। सारा कच्चा तेल गैस में परिवर्तित हो जाता है और इस गैसीय पेट्रोलियम को एक लंबे स्तंभ से गुजारते हैं। इस गैसीय पेट्रोलियम को एक लंबे स्तंभ से गुजारते हैं जहां ऊंचाई के साथ तापमान घटता हुआ व्यवस्थित किया जाता है। जहां ऊंचाई के साथ तापमान को घटते हुए व्यवस्थित किया जाता है।
इस मिश्रण के समस्त अवयवों का द्रवणांक अलग अलग है। द्रवणांक क्या है बच्चों? जहां गैस द्रव में परिवर्तित होती हो, अलग अलग होता है और अपने अपने तापमान के परास पर पेट्रोलियम पृथक कर लिया जाता है। पेट्रोलियम पृथक कर लिया जाता है। किससे करते हैं? प्रभाजी आसवन से। अगला पॉइंट लिखिए बच्चों, नॉकिंग। इंजन के चैम्बर में जब ईंधन जलता है, इंजन के चैम्बर में जब इंजन जलता है, इग्निशन चैम्बर, तो एक प्रकार की धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है। धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है, मेटालिक साउंड। जिसे नॉकिंग कहते हैं, जिसे नॉकिंग कहते हैं। जिसे नॉकिंग कहते हैं। नॉकिंग को कम करने के लिए प्रति नॉकिंग पदार्थ डाले जाते हैं। प्रति नॉकिंग पदार्थ डाले जाते हैं। प्रति नॉकिंग पदार्थ जैसे टेट्राएथिल लेड, टेट्राएथिल लेड, जैसे बेंजीन, टालुइन एवं जाइलीन का मिश्रण, शॉर्ट में इसे कहते हैं BTX। जैसे एथिल एल्कोहल, एथाइल एल्कोहल, ये एंटी नॉकिंग एजेंट है बच्चों। एंटी नॉकिंग एजेंट। अगला पॉइंट लिखिए बच्चों, ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन नंबर किसी पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर, परिभाषा लिख लीजिए, किसी पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर ईंधन की नॉकिंग क्षमता को व्यक्त करता है। ऑक्टेन संख्या हिंदी में कहते हैं, ऑक्टेन संख्या। किसी ईंधन का ऑक्टेन नंबर या ऑक्टेन संख्या उस ईंधन की नॉकिंग क्षमता को व्यक्त करता है। उस ईंधन की नॉकिंग क्षमता को व्यक्त करता है जिस ईंधन की नॉकिंग
अधिक होती है उस ईंधन की ऑक्टेन संख्या कम होती है। तथा जिस ईंधन की ऑक्टेन संख्या अधिक होती है जिस ईंधन की ऑक्टेन संख्या अधिक होती है उस ईंधन की नॉकिंग कम होती है। ईंधन अच्छा वही होता है जिसमें नॉकिंग कम हो। लिख लीजिए, अच्छा ईंधन वही होता है जिसमें नॉकिंग कम हो, अर्थात ऑक्टेन संख्या अधिक हो। ये जो मैंने घेरा इसको याद रखिएगा, ऑक्टेन संख्या अधिक हो। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। यानी C5 से लेकर के C19 तक के हाइड्रोकार्बन। प्राकृतिक गैस, सॉरी, द्रव में देखा था हमने C5 से लेकर C19 तक। C1 से लेकर C4 तक जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं वो गैसीय अवस्था में होते हैं। फ्रॉम C1 टू C5 ऑल आर इन गैसियस स्टेट। और इसमें जो पहला मेंबर है बच्चों वो है CH4, जिसको हम कहते हैं मीथेन। और जो नेचुरल गैस होता है उसमें लगभग 85% मीथेन होती है। इसका ध्यान रखिएगा। सो अबाउट 85% ऑफ नेचुरल गैस इज मीथेन, 10% एथेन एंड सम अमाउंट ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन। एथेन 10% और प्रोपेन प्लस ब्यूटेन ये 5% में होते हैं। ये नेचुरल गैस का कंपोजिशन है। तो आप लिख लें, प्राकृतिक गैस हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण है। प्राकृतिक गैस हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण है जिसमें 85% मीथेन पाई जाती है। अंडरलाइन कर लीजिएगा। 10% एथेन होता है, शेष प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। शेष प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। कभी कभी ऐसे में आपको कुछ कोट्स की जरूरत पड़ती है। ईंधन पे अगर कुछ आए तो यहां से आप एक छोटी सी बात लिख सकते हैं कि कोयला उन्नीसवीं सदी का
ईंधन था पेट्रोलियम बीसवीं सदी का तथा गैस 21st सेंचुरी। फ्यूल, गैस को 21वीं सदी का ईंधन कहा जाता है। तो ये आप पॉइंट के रूप में भी लिख सकते हैं, गैस जो है 21वीं सदी का ईंधन है। एडवांटेज क्या है बच्चों गैसेस के? एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों हैं। एडवांटेज ये है कि ये रिजर्व के रूप में पाया जाता है, जिससे हम इनफ्लेमेबल होता है, जिससे हम इसको उपयोग में ला सकते हैं। और डिसएडवांटेज ये है बच्चों कि ये रूम टेम्परेचर पे इनफ्लेमेबल, एट रूम टेम्परेचर, यानी कि सामान्य ताप, कमरे के ताप पर ही ये ज्वलनशील है। ज्वलनशील कमरे के ताप पर ही। पहली बात। दूसरी बात, ये कलरलेस है, रंगहीन, ऑर्डरलेस है, गंधहीन है। चौथी बात है इसकी पैकेजिंग डिफिकल्ट है। इसको पैक करके ट्रांसपोर्ट करना डिफिकल्ट है। एडवांटेजेस आप देखेंगे, ये डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये डिसएडवांटेजेस हैं, अभी इसको डिस्कस करेंगे, इसको नोट करते जाइए। इसके एडवांटेजेस क्या हैं बच्चों? पहला तो है कि रिजर्व के रूप में ये पड़ा हुआ है। दूसरा है हाई कैलोरीफिक वैल्यू। इसका ऊष्मीय मान डीजल और पेट्रोल से ज्यादा है। हाई कैलोरीफिक वैल्यू, ऊष्मीय मान ज्यादा है। तीसरा है लेस पोल्यूटेंट। एज कंपेयर टू द पेट्रोलियम। कम प्रदूषणकारी है पेट्रोलियम की अपेक्षा। लेस पोल्यूटेंट देन पेट्रोलियम। इसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू इसे बहुत अच्छे ईंधन का रूप देती है और 21st सेंचुरी के ईंधन के रूप में हम गैस को लेते हैं। लेकिन बच्चों कमरे के ताप पर ही ये आग पकड़ लेती है, जल जाती है। साथ ही साथ ये रंगहीन भी है, गंधहीन भी है। तो कब ये लीक होगी, ये कहां पे होगी, आप नहीं अंदाजा लगा सकते। तो सिक्योरिटी इशू इससे बहुत बड़ा दिखाई पड़ता है, कलरलेस और ऑर्डरलेस होने के कारण, कि पता ही नहीं चलेगा लीकेज का और स्पिल का, और ये एक पोटेंशियल एक्सीडेंट हो सकता है। ये इसकी कमी है। साथ ही साथ गैस है तो वो बहुत अच्छी पैकेजिंग मांगता है, क्योंकि उसे आप ऐसे ट्रक में भर के
इधर से उधर नहीं कर सकते, उसके लिए आपको स्पेशल कंटेनर बनवाने होंगे या पाइपलाइन डेवलप करनी होगी या सिलेंडर्स बनवाने होंगे, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट इसमें बढ़ जाती है। बट यस, साथ ही साथ ये लेस पोल्यूटिंग है, इससे कम प्रदूषण निकलता है। दूसरा, इसका कैलोरीफिक वैल्यू पेट्रोलियम और कोयले से ज्यादा है। तो ये चीजें आप लिख सकते हैं कि गैस के जो एडवांटेजेस हैं, गैस फ्यूल के, और कुछ डिसएडवांटेजेस। अच्छा ठीक, अभी आप ये कहेंगे कि सर कलरलेस और ऑर्डरलेस आपने बताया, लेकिन सिलेंडर जब लीक होता है तो हमें एक पिक्यूलियर महक दिखाई पड़ती है, वो क्या होती है? तो बच्चों, जब पैकेजिंग हो रही होती है गैसेस की, तो इसमें एक सल्फर बेस्ड मटेरियल डाल दिया जाता है, एक पदार्थ डाला जाता है जिसे कहते हैं बीटा मार्केप्टो इथेनॉल, जिसकी महक आपको सिलेंडर के लीक होने पे आपको परसीव होती है। तो इस एक नोट में लिख लीजिए कि सल्फर बेस्ड कंपाउंड एडेड विथ, हिंदी में लिखेगा सल्फर आधारित पदार्थ गैस के सिलेंडर में या पैकेजिंग के समय डाल दिया जाता है, जिसकी महक से उसकी लीकेज का पता चलता है, जिसकी महक से गैस की लीकेज का पता चलता है। सल्फर बेस्ड कौन सा कंपाउंड है बच्चों? उसका नाम है बीटा मार्केप्टॉल या बीटा मार्केप्टो इथेनॉल, दोनों एक ही नाम है, बीटा मार्केप्टॉल और बीटा मार्केप्टो इथेनॉल। ये सल्फर बेस्ड कंपाउंड है जो ऐड कर दिया जाता है गैस ईंधन में, गैसियस फ्यूल में। आइए जरा देखते हैं कि गैसियस फ्यूल कितने तरह के होते हैं। जो आपने देखे हैं, आपने भी देखा होगा एलपीजी, जो नॉर्मली डोमेस्टिक यूज के लिए होता है। सीएनजी देखा होगा, गाड़ियां चलती हैं। तो ये क्या होती हैं, इनको जरा जान लेते हैं। बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं। तो पहला है एलपीजी। फर्स्ट वन इज एलपीजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, नेचुरल गैस को जब लिक्विफाइड द्रवित कर दिया जाता है, लिक्विड में बदल दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज लिक्विफाइड नेचुरल गैस। इसे ऑटो गैस भी कहा जाता है बच्चों। ऑटो गैस, एक बार पूछा हुआ है ये सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो टर्म्ड एज ऑटो गैस? एलपीजी। और डोमेस्टिक यूज कुकिंग गैस भी कहते हैं इसे। और इस गैस में मिक्सचर क्या होता है बच्चों? इसमें होता है प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर। प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, इनका मिक्सचर होता है। चूंकि ये भी रंगहीन और गंधहीन है, तो इसमें भी सल्फर बेस्ड कंपाउंड डाल दिया जाता है।
जिसका नाम मैंने अभी बताया बीटा मार्केप्टॉल या बीटा मार्केप्टो एथेनॉल। इसको रिवाइज कर लीजिए और लिख भी लीजिए। लिक्विफाइड नेचुरल गैस, दैट इज एलपीजी, ऑल्सो कॉल्ड एज कुकिंग गैस एज वेल एज ऑटो गैस। इसको ऑटो गैस और कुकिंग गैस भी कहते हैं। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोपेन और ब्यूटेन है। साथ ही साथ बीटा मार्केप्टॉल डाला जाता है ताकि इसके लीकेज का पता चल सके। नेक्स्ट है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को लगभग 250 बार के प्रेशर पे 250 बार के दाब पर सिलेंडर के अंदर रखा जाता है। जब नेचुरल गैस को 250 बार के दाब में सिलेंडर के अंदर रखा जाता है, उसे ही कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये प्रेशर इंपॉर्टेंट है, दिस प्रेशर। और आपको पता ही है ऑर्डरलेस कलरलेस, तो इसमें भी सल्फर बेस्ड डाई होती हैं जो डाली जाती हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और एक है पीएनजी। पीएनजी पाइपलाइन नेचुरल गैस। अगेन वही नेचुरल गैस जिसका कंस्टिट्यूएंट मैंने आपको बताया 85% मीथेन, 10% इथेन और 5% में ब्यूटेन और प्रोपेन। वही जब 250 बार पे एक सिलेंडर में बंद होती है तो सीएनजी होती है, और वही गैस जब एक पाइपलाइन में 250 बार के प्रेशर के अंदर एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट होती है, उसे पाइपलाइन नेचुरल गैस कहते हैं। तो अंतर कंपोजिशन में नहीं होता बच्चों, इनके मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में होता है। एक जगह ये सिलेंडर में है और दूसरी जगह ये पाइपलाइन में है। तो पाइपलाइन में नेचुरल गैस एक जगह से दूसरे जगह तक जाती हैं। चूंकि इनके ट्रांसपोर्टेशन में, पैकेजिंग में समस्या है और खतरा इन्वॉल्व होता है, इसलिए इनकी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि कुछ ऐसी पाइपलाइन है जो ऊर्जा से संबंधित है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के बीच में, या ईरान भारत के बीच में, जो इसी सिक्योरिटी इशू के कारण अभी बन नहीं पाई हैं। सेंट्रल एशिया से अगर हमारे रिश्ते अच्छे हो जाते हैं ईंधन के मामले में, जो कि सेंट्रल एशिया जिससे हम लैंड बाउंड्री हमारी नहीं मिलती, उनसे अगर हमारे रिश्ते अच्छे होते हैं तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी काफ़ी हद तक इंश्योर हो जाएगी। फिलहाल यहाँ पाइपलाइन नेचुरल गैस, पाइपलाइन में जब ये गैस जाती हैं एक और होता है बच्चों एलएनजी। एलएनजी इसको कहते हैं लिक्विफाइड नेचुरल
गैस, द्रवित प्राकृतिक गैस, और इसके लिए बच्चों क्रायोजेनिक टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। क्रायोजेनिक टेम्परेचर का मतलब होता है ऋण 120 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड, -120 -170 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तापमान पर जब नेचुरल गैस को रखा जाता है तो वो लिक्विफाइड नेचुरल गैस हो जाती है, एलएनजी हो जाती है। और हजीरा में जो टर्मिनल है हमारा वो एलएनजी टर्मिनल है गुजरात, लेकिन ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता। दिस इज नॉट अ कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि क्रायोजेनिक टेम्परेचर मेंटेन करना आसान नहीं होता। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, इसके बारे में हम लोग स्पेस रिसर्च में भी बात करेंगे। क्रायोलॉजी प्रिजर्वेशन एट वेरी लो टेम्परेचर के विज्ञान को कहते हैं, वहीं से क्रायोजेनिक टेम्परेचर आया है जो ऋणात्मक में एक -120 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड के पास होता है। आगे चलते हैं बच्चों। अगला सेक्शन है कोल बेड मीथेन। कोल बेड मीथेन, CBM। कंफ्यूज मत हो जाइएगा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के बीच में। कोल बेड मीथेन है क्या? कोल बेड मीथेन आगे की क्लास में यहीं से वीडियो शुरू करूंगा कि कोल बेड मीथेन है क्या। चूंकि आज का समय पूरा हो चुका है तो हम अगली क्लास में मिलते हैं कोल बेड मीथेन के साथ। इस पे एक डिस्कशन होगा कि क्या चीजें हैं ये। तो आगे जो हम लोग देखेंगे उसमें कोल बेड मीथेन है, शेल गैस है, शेल गैस को ऑब्टेन करने की कौन कौन सी तकनीकी होती है, और इस श्रृंखला को अगले वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। तब तक मिलते हैं आपसे। नमस्कार।